हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चरण हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, आप सभी को पता है मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, पत्रकारिता, ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र और हिंदी व्याकरण की काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ये सीरीज चला रखी है। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जब अपने की क्लासें आपको प्रोवाइड होने लग रही है। ठीक है, काफ़ी टाइम लगता है बनाने के लिए, इसलिए थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो क्लास आपको सभी प्रोवाइड होने लग रही है। 10वीं क्लास की भी मैंने प्रोवाइड करवा रखी है, 11वीं क्लास की भी मैंने आपको एनसीईआरटी की क्लास प्रोवाइड करवा रखी है। उसमें गद्य जो है वो पार्ट मैंने करवा रखा है, काव्य वाला रहता है 11वीं क्लास का, वो भी मैं आपको दे दूँगी। और जो 12वीं क्लास है उसकी एनसीईआरटी की क्लास भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखते हैं क्वेश्चन। 635 तक मैंने आपको क्वेश्चन करवा रखे हैं। ठीक है, जिस बच्चे ने क्लास नहीं देखी तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। हिंदी साहित्य मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ, ठीक है, 2026 के नाम से भी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, यानी 636वां। बिंब का काम है, तो बिंब का क्या काम होता है ये हमें बताना है। तो काव्य में सौंदर्य लाना, काव्य को सजीव बनाना, काव्य को छंद मुक्त करना या उपयुक्त सभी। तो बिंब का काम क्या है? काव्य को सजीव बनाना। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा अपना। ठीक है, और आप सभी को पता है जो बिंब शब्द है ये अंग्रेजी के इमेज, जो इमेज शब्द होता है उसका क्या है? रूपांतर है। और इसका अर्थ क्या होता है? मूर्त रूप प्रदान करना। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, और काव्य में कार्य के मूर्तिकरण के लिए स्टिक बिंब योजना होती है। और काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभव के आधार पर निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक आलोचना के मूल में है। तो मनोवैज्ञानिक आलोचना के मूल में क्या है? आध्यात्मिकता, सामाजिक अर्थात निर्वैयक्तिकता या वैयक्तिक चिंतन। तो भाई डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। वैयक्तिक चिंतन क्या है? मनोवैज्ञानिक आलोचना के मूल में है भाई। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? भाई कौन सा ऐसा छंद है जिसमें 4 से अधिक चरण होते हैं? तो भाई रोला है, बरवे है, छप्पे है या सोरठा है। तो छप्पे जो छंद है इसमें 4 से अधिक चरण होते हैं और ये है विषम मात्रिक छंद है। क्या है भाई? विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। कितने? 6 चरण होते हैं। और भाई क्या है? और 2 छंदों के मिश्रण से ये बनता है। ठीक है, 2 छंदों के मिश्रण से बनता है छप्पे। और इसमें 4 चरण रोला के होते हैं। ठीक है, और 4 चरण उल्लाला के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी भाई? 24 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, उन्नत मना शब्द का सही अर्थ क्या है? उन्नत मना शब्द का सही अर्थ हमें बताना है क्या है। तो अच्छे भाव एवं विचारों से युक्त, समान भाव एवं विचारों से युक्त, सामान्य भाव एवं विचारों से युक्त या उच्च भाव एवं विचारों से युक्त। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक है? ठीक है, तो हमें बताना है अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 344 में, अनुच्छेद 345 में, अनुच्छेद 346 में। तो भाई अपना ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा। संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या है? देवनागरिक होगी। आपको ध्यान रखना है। और 14 सितंबर 1949, क्या भाई 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई थी। आपको ध्यान रखना भी सभी को। और भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद, भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में क्या है? प्रावधान किया गया है। ये भी आपको ध्यान करना। तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में, ठीक है, 8वीं अनुसूची में
22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, 22 भाषाओं को क्या है, मान्यता प्राप्त है भी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी? तो महापुराण में, परमार्थ प्रकाश में, भविष्यत कहा में या पवनचरियों में? तो पवनचरियों में भी डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। जो पवनचरियों ग्रंथ है, ठीक है, इसमें कहा गया है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी। और आप सभी को पता है पवनचरियों ग्रंथ किसका, स्वयंभू द्वारा रचित ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में क्या है, राम का चित्र विस्तार से वर्णन किया गया है, राम के चरित्र का। और स्वयंभू को भाई अपभ्रंश भाषा का, काफी बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और परमार्थ प्रकाश किसकी रचना है, जो इंदु की रचना रहेगी। भविष्यत कहा किसकी है, धनपाल की रचना है। और महापुराण किसकी रचना है, ये पुष्पदंत की रचना रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन है, स्थापना और तर्क दे रखा है, वो हमें बताना है। तो पहले में स्थापना है ए में, और आर में क्या है, तर्क है। तो देखते हैं, अनुभव की प्रामाणिकता, क्या भी अनुभव की प्रामाणिकता दलित और स्त्री लेखन की मूल शर्त है, ये बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, तर्क क्योंकि साहित्यकार वर्ग चेतना से प्रभावित प्रतिबद्ध होता है, थोड़ा सा कटा हुआ है, तो ये क्या है, गलत है। तो पहला सही है अपना, और दूसरा आर क्या है, गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, अपना सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, इनमें से सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है, सही अनुक्रम हमें बताना है, इनमें से कौन सा है। तो देखते हैं, काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रस मंजरी या रस गंगाधर। ठीक है, तो देखते हैं, काव्य अनुशासन भाई 11वीं सदी का है ये, इसका समय 11वीं सदी है। और ये भाई हेमचंद्र जी का है, काव्य अनुशासन। ठीक है, साहित्य दर्पण विश्वनाथ जी का है, 14वीं सदी। ठीक है, रस गंगाधर ये है पंडित जगन्नाथ का। ठीक है, जगन्नाथ जी का है, ये है 17वीं सदी। और रस मंजरी ये भानुदत्त जी का है। ठीक है, रस मंजरी भानुदत्त जी का, और ये सबसे लास्ट में आएगा भाई। तो देखते हैं, काव्य अनुशासन है 11वीं, फिर साहित्य दर्पण, फिर रस गंगाधर, फिर रस मंजरी। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम बताना है। मैं नीचे पत्रिका दे रखी है, और उनके प्रकाशन का हमें सही समय बताना है। उनके प्रकाशन का सही प्रकाशन वर्ष क्या है, और उनके अनुसार हमको क्या है, ये अनुक्रम में लगाना है। जो हंस पत्रिका है 1930 में प्रकाशित हुई। ठीक है, प्रेमचंद्र जी इसके संपादक थे। आलोचना पत्रिका जो 1951 में प्रकाशित हुई। ठीक है, शिवदान सिंह चौहान इसके संपादक के रूप में थे। रविवार पत्रिका 1977 में प्रकाशित हुई। ठीक है, सुरेंद्र प्रताप सिंह है वो इसके संपादक थे। और सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और 1900 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी इसके संपादक थे। ठीक है, और 1903 ईस्वी से लेके 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं? प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से जरूर देना। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले सरस्वती पत्रिका आएगी, क्योंकि 1900 ईस्वी है, एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। सरस्वती पत्रिका 1900 में, हंस 1930 में, आलोचना 1951 में, रविवार 1977 ईस्वी। ठीक है, डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से डैश कृदंत है? तो क्या कृदंत प्रत्यय है भाई? कृदंत प्रत्यय है ये। ठीक है, तो क्या है? मिठाई है, लड़ाई है, दवाई है, या ताई है? तो भाई जो लड़ाई है ये क्या है? एक कृदंत प्रत्यय है। ठीक है, कृदंत प्रत्यय होता क्या है? तो क्रिया के अंत में प्रत्यय लगा के जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें कृदंत क्रिया कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य। साहित्य देखते हैं किसको कहते हैं। तो शिवेतर रक्षते बिल्कुल सही है, इसको हम साहित्य
मान सकते हैं, साहित्य की विशेषताओं के अंतर्गत ये आता है। सामान्य के लिए सामान्य के लिए बिल्कुल सही है। साहित्य क्या सामान्य के लिए होता है। सबका हित चाहता है, बिल्कुल सही है, सबका हित भी चाहता है भाई। ठीक है। का कार्य बिंब का निर्माण करता नहीं भाई, साहित्य का कार्य बिंब का निर्माण नहीं करता। साहित्य शिवेतर रक्षते है, साहित्य सामान्य के लिए है, साहित्य सबका हित चाहता है, ये बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 3 अपना बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इंदुमती किस विधा की रचना है। जो इंदुमती है ये किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। तो भाई नाटक विधा की है, कहानी की है, निबंध की है या उपन्यास की है। तो भाई इंदुमती भाई कहानी विधा की रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। और इंदुमती कहानी के लेखक कौन है, तो किशोरी लाल गोस्वामी रहेंगे। ठीक है। और इसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी भी माना, ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद माना गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आकाशदीप और पुरस्कार किस कहानीकार की रचनाएं हैं। तो किस कहानीकार की ये रचनाएं हैं, आकाशदीप और पुरस्कार। कहानी है भाई दोनों रमेश चंद्र शुक्ल की, परदव शर्मा गुलेरी की, जयशंकर प्रसाद की, जनेन्द्र की। तो भाई रचनाएं जयशंकर प्रसाद की रहेंगी, सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और जयशंकर प्रसाद भाई छायावादी युग के प्रसिद्ध कवि थे, मैं काफ़ी बार आपको बता चुकी हूँ। और उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ छाया, ठीक, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल आदि भी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रगतिवादी धारा का कवि नहीं है। प्रगतिवादी धारा के कवि नहीं है। केदारनाथ अग्रवाल तो है भाई, त्रिलोचन भी है, नागार्जुन भी है, लेकिन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद प्रगतिवादी धारा के कवि नहीं है, बल्कि ये द्विवेदी युग के कवि हैं। किसके है, द्विवेदी युग के कवि है भाई। ठीक है, हरिओद जी, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हरिओद जी की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। मैंने पहले भी आपको बताया, जो रस कलश है काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं है भाई। ठीक है, रचना है ये। अगला क्वेश्चन है, किसकी कविता में छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों के लक्षण पाए जाते हैं। भाई ऐसे कौन से लेखक है या कवि है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो कौन से है भाई ऐसे कवि, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो शमशेर बहादुर सिंह की कविता में छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों के लक्षण पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और शमशेर बहादुर सिंह दूसरे शतक के कवि है, दूसरे शतक के कवि हैं। और इनकी प्रमुख कविताएं है अमन का राग, एक पीली शाम, धूप कोठरी के आईने में खड़ी है, घिर गया समय का रथ तथा समय साम्यवादी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है। और मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये भी प्रयोगवादी धारा के कवि है, प्रयोगवादी धारा के कवि है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुलरा के बाबा कहानी के लेखक कौन है। भाई गुलरा के बाबा क्या है, कहानी विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है ये हमें बताना है। तो नागार्जुन है, मार्कंडे है, उपेंद्र नाथ अश्क है, उर्मिला सीरीज है। तो गुलरा के बाबा कहानी के लेखक मार्कंडे जी रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और जो मार्कंडे है ये समकालीन कहानीकार है। कैसे है, समकालीन कहानीकार है भी। ठीक है। और इनकी प्रमुख कहानी संग्रह हम देख लेते हैं। पान फूल, ठीक है, पान फूल 1954 में प्रकाशित हुई थी ये पान फूल इनकी रचना। हंसा जाए अकेला काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है इनकी। ठीक है, कहानी संग्रह है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हंसा जाए अकेला 1957 में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है। दान 1958 में प्रकाशित हुई थी। नाही 1962 में। बीच के लोग 1975 में प्रकाशित रचना है भाई। अगला क्वेश्चन है,
धातु सेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? जो धातु सेन है ये प्रसाद के किस नाटक का पात्र है, ये हमें बताना है। सकंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त या ध्रुव स्वामी। देखो चारों के चारों नाटक जो है ये जयशंकर प्रसाद के हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी के ये है भाई चारों के चारों नाटक। अब हमसे पूछा जो धातु सेन है ये प्रसाद के किस नाटक का पात्र, तो सकंदगुप्त नाटक का पात्र है भाई धातु सेन। और जो जयशंकर प्रसाद ये ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है, आप सभी को पता है। ठीक है, और जो जयशंकर प्रसाद है इनका प्रथम नाटक जो 1910 में प्रकाशित हुआ था उसका क्या नाम है, तो सज्जन नाम है। काफी बार पेपर में पूछा भी गया है भाई। अगला क्वेश्चन है अवधी भाषा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? कृत्रिम, कोशली, बघेली या कृत। तो कोसली नाम से जाना जाता है अवधी भाषा को भी। ठीक है, कोसली नाम से जाना जाता है अवधी भाषा को, याद रखना है। और अवधी भाषा का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा इनमें से क्या है, तो क्या है भाई प्रगतिवाद की समय सीमा, तो 1636 से 1643 ईस्वी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु कृत प्रेम सरोवर क्या है, तो प्रेम सरोवर क्या है भाई? देखो भाई प्रेम सरोवर किसकी रचना है, तो प्रेम सरोवर है भारतेंदु जी की। किसकी है? भारतेंदु जी की। अब ये पूछा है भाई ये किस विधा में है, तो मौलिक नाटक है, कविता है, अनुदित नाटक है, हास्य व्यंग्य है। तो भाई प्रेम सरोवर कविता विधा से है भाई, और ये भारतेंदु जी की काफी महत्वपूर्ण कविता है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त जितनी भी रचना है उनकी संख्या लगभग 175 के आसपास है। ठीक है, और उनके जो काव्य ग्रंथ है इनकी संख्या 70 के आसपास है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है पंचायत किसकी रचना है? एक मिनट देखते हैं भाई, क्वेश्चन गलत तो नहीं है। पंचायत नहीं है भाई, ये पद्मावत है। ये पद्मावत किसकी रचना है? पंचायत रचना तो नहीं है। पद्मावत किसकी रचना है, तो किसकी है? कबीर की है, तुलसीदास की है, जायसी की है, ये भी गल दे रखा है भाई। तो पद्मावत भाई जायसी की रचना है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और इसमें 57 खंड है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और जायसी जी जो है, ठीक है, इनके जो कवि है, सॉरी इनके जो गुरु है इनका क्या नाम है, तो फकीर शेख मोहम्मदी। काफ़ी बार पूछा गया है। और जायसी जी क्या है? शेरशाह के समकालीन थे, ये भी काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। और ये कहाँ पर रहते थे, तो अमेठी के निकट जायस नामक स्थान पर ये रहते थे। ठीक है, जायसी जी। अगला क्वेश्चन है हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल क्या है, तो क्या है भाई हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल? द्विवेदी युग को कहा जाता है, भारतेंदु युग को, शुक्ल युग को या शुक्ल उत्तर युग को कहा जाता है। तो भाई हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल भारतेंदु युग को कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है? भाई समाज शैली किस प्रकार के निबंधों में प्रयुक्त होती है, ये आपको बताना है। तो विवरणात्मक, विचारात्मक, भावात्मक या वर्णात्मक। तो भाई विचारात्मक जो है ये समाज शैली में प्रयुक्त होती है भैया। ठीक है, ये शैली क्या है? समाज शैली में प्रयुक्त होती है। और इसमें क्या है, निबंध में क्या है, किसी की देखी या सुनी हुई बातों का वर्णन नहीं होता है। इसमें केवल कल्पना और चिंतनशील शैली से ही काम लिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। विचारात्मक निबंध अधिक प्रेम साध्य होता है। क्या होता है? अधिक प्रेम साध्य होता है। ठीक है, और इसके लिए विशेष रूप से अभ्यास की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है हिंदी गल्पमाला मासिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? जो हिंदी गल्पमाला मासिक पत्रिका है ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो बनारस से, प्रयाग से, काशी से, कोलकाता से। तो ये काशी से प्रकाशित होती थी और 1918 में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद तथा इला चंद्र जोशी की जो प्रारंभिक कहानियाँ थी वो इसी पत्रिका में छपी थी भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आदिकालीन कविता का प्रधान रस कौन सा है? ठीक है, आदिकालीन कविता का प्रधान रस
कौन सा है ये आपको बताना है। तो भाई श्रृंगार रस है, रौद्र रस है, करुण रस है या वीर रस है। तो जो आदिकालीन कविता है इसका प्रधान रस भाई वीर रस है। क्या है? वीर रस है। और जितनी भी आदिकालीन रचनाएं हैं उसमें डिंगल तथा पिंगल भाषा में ये लिखी गई है। और इसमें जो आदिकाल की रचना जैसे परमाल रासो होगी, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो आदि, ये सभी वीर रस की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? जो प्रगतिवाद है इसका दार्शनिक आधार क्या है? तो व्यक्तिवाद है, साम्यवाद है, सामंतवाद है, अस्तित्ववाद है। तो भाई प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार साम्यवाद रहेगा। क्या है? साम्यवाद रहेगा। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। और जो प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार है ये मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। और राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद है या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। और सन 1935 ईस्वी में, ठीक है, जो हेनरी बारबूस की पहल पर पेरिस में E.M. फोस्टर, ये मैंने आपको जो हिंदी साहित्य की क्लास प्रोवाइड करवा रखी है उसमें भी आपको बता रखा है, फोस्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, कवि कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो कब मिला था भाई? 2005 ईस्वी में मिला था। और उनके संपूर्ण रचना क्रम के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कुंवर नारायण जी को। और 1995 ईस्वी में कोई दूसरा नहीं, क्या भी? कोई दूसरा नहीं, काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और 1995 में ही, ठीक है, 1995 में ही आत्मजयी जो इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है यानी काव्य है, उनके लिए इनको व्यास सम्मान मिला था। कौन सा? व्यास सम्मान मिला था, व्यास सम्मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा की रचना है? जो रामचरितमानस है ये किस भाषा की रचना? तो अवधी, खड़ी बोली, अपभ्रंश या ब्रज भाषा? तो भाई अवधी भाषा की ये रचना रहेगी। रामचरितमानस अवधी भाषा की रचना है। और लेखक कौन है इसके? तुलसीदास जी हैं। ठीक है, इस ग्रंथ के लेखक कौन है? तुलसीदास है। और तुलसीदास द्वारा अवधी में रचित अन्य ग्रंथ है, आप सभी को पता है तुलसीदास जी की 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी है रामचंद्र शुक्ल जी ने। उनमें से 6 तो अवधी भाषा में है और 6 क्या है? ब्रज भाषा में रचित है। ठीक है, अवधी भाषा में मैंने आपको बताया था जिसमें राम और मंगल आते हैं, वो क्या है? अवधी भाषा की है। और अन्य क्या है? ब्रज भाषा की रचनाएं रहेगी। तो जानकी मंगल, ठीक है, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, रामलला नेहचू, रामाज्ञा प्रसन्न, ठीक है, और रामचरितमानस, ये क्या है? अवधी भाषा की रचना है। और ब्रज भाषा की रचना है विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्णावली, दोहावली आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवादी कवि किसे माना जाता? तो किसे माना जाता है भाई? सुमित्रानंदन पंत को, अज्ञे को, विष्णुदास को, रामचंद्र शुक्ल जी को? तो भाई अज्ञे जी को मनोविश्लेषणवादी कवि माना जाता है। और अज्ञे ने 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन भी किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और तार सप्तक में 7 कवियों की कविताएं क्या है? संग्रहित है। और अभी तक 4 तार सप्तक का प्रकाशन हो चुका है। और अज्ञे ने तार सप्तक के कवियों को क्या कहा है? राहों के अन्वेषी। काफी बार पेपर में पूछा गया है, राहों के अन्वेषी किसने कहा भाई तार सप्तक के कवियों को? तो खुद अज्ञे जी ने ही कहा है। अगला क्वेश्चन है, रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि बताना है कौन है? तो कौन है? बिहारी है, आलम है, आचार्य, केशव है या घनानंद है? तो रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि केशवदास जी रहेंगे। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और केशवदास जो है ये ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राज्य आश्रित कवि थे। ठीक है, तो भाई इसी क्लास का शुद्ध कविता की खोज जो 1956 में प्रकाशित रचना है ये किसकी है? तो किसकी है भाई शुद्ध कविता की खोज रचना? महादेव वर्मा की है, भागीरथ मिश्र जी की है, शांति प्रिय द्विवेदी की है, रामधारी सिंह दिनकर की है। तो शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना रहेगी और 1956 में ये
प्रकाशित हुई थी। और जो रामधारी सिंह दिनकर जी है, ये भाई दिनकर में क्या है, जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इनका जो काव्य है ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना, ठीक है, चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्वान हैं इनके काव्य में। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी के काव्य में भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्वान हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और दिनकर को भाई समय सूर्य, अधैर्य का कवि कहा जाता है। समय सूर्य और अधेय का कवि किसको कहा जाता है? दिनकर जी को कहा जाता है। और इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रेणुका है इनकी, ठीक है, हुंकार है, रसवंती है, द्वंद्व गीत है, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी आदि इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? जो प्रगतिशील लेखक संघ है भाई, जो 1936 ईस्वी में इसका अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे ये हमें बताना। तो यशपाल थे, प्रेमचंद्र थे, राहुल सांस्कृत्यायन थे, रागे राघव थे। तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे भाई प्रेमचंद्र जी, ठीक है, प्रेमचंद्र जी थे, ये आपको ध्यान रखना है। और 1936 में ये अधिवेशन हुआ था भाई, ठीक है। प्रगतिशील लेखक संघ का जो प्रथम अधिवेशन था 1936 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र जी थे। और इस अधिवेशन के समय से ही हिंदी में प्रगतिवाद आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आपको ध्यान रखना, प्रगतिवाद आंदोलन की शुरुआत 1936 ईस्वी में हुई थी और इस अधिवेशन के समय से ही हुई थी। और प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार क्या है? मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ठीक है। पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं है? ठीक है, छायावाद के प्रमुख कवि हैं, ठीक है, उनके रूप में प्रसिद्ध नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के काफ़ी महत्वपूर्ण कवि है, महादेव वर्मा भी, जयशंकर प्रसाद भी, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान ये छायावाद के प्रमुख कवियों के अंतर्गत नहीं आती, बल्कि सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय संस्कृत धारा की कवित्री है, ठीक है। और इनकी प्रमुख कृति हैं त्रिधारा और मुकुल, काफ़ी बार पेपर में पूछी जाती है इनकी ये रचनाएं। और भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, ठीक है, ये क्या है? तीनों के तीनों छायावाद के कवि है। छायावाद के 4 महत्वपूर्ण कवि है, 3 तो यहाँ पे दे रखे हैं, एक आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? जो संयुक्त व्यंजन है ये कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3, 4, 7, 6। तो संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? श, एक मिनट रुको भाई, श, त्र, ग और श्र, ठीक है। ये 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन होते हैं। क और श से मिलता है श, त और र से बनता है त्र, और ज और यहाँ से बनता है ज, और श बनता है श और र से, ठीक। अगला क्वेश्चन है अपना, कमायनी किस प्रकार की रचना है? जो कमायनी है भैया किस प्रकार की रचना है ये आपको बताना है। तो गीति काव्य है, प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है। तो कमायनी भाई महाकाव्य है, महाकाव्य की श्रेणी में आता कमायनी। और 1935 में ये प्रकाशित हुआ था और जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित क्या है? एक महाकाव्य है। और कमायनी में भाई 15 सर्ग है, काफ़ी बार पेपर में पूछे गए हैं और मैंने काफ़ी अपनी क्लासों में ये करवाए हैं, ठीक है। 15 के 15 सर्ग मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। चिंता से स्टार्ट होता है और आनंद पे जाके इसकी समाप्ति होती है 15 सर्गों की। और इसका अंगी रस क्या है? निर्वेद, ठीक है, निर्वेद रस या शांत रस इसका अंगी रस है, काफ़ी बार पूछा गया है। और कमायनी जो महाकाव्य है इसके पात्र भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इसके पात्र है मनु, श्रद्धा, ईरा और कुमार, ये इसके पात्र है भाई, ठीक है। और कमायनी का मुख्य छंद भी पूछा जाता है, तो तांटक छंद है कमायनी का, ठीक है।
और जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अन्य कृतियाँ कौन कौन सी? उर्वशी है, वन मिलन है, कानन कुसुम है, त्रिधारा है, झरना है, आंसू है, लहर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जयशंकर प्रसाद की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्वेदी किस भाषा का नाम है? जो अंतर्वेदी है ये किस भाषा का नाम है, ये आपको बताना है भाई। तो भाई अंतर्वेदी किस भाषा का नाम है ये आपको बताना है। कन्नौजी का है, अवधी का है, खड़ी बोली का है, ब्रज भाषा का है। तो भाई ब्रज भाषा का नाम है अंतर्वेदी। ठीक है, अंतर्वेदी ब्रज भाषा का ही नाम है। और ब्रज भाषा क्या है? एक क्षेत्रीय ग्रामीण भाषा है। ठीक है, ग्रामीण भाषा है भाई ब्रज भाषा, क्षेत्रीय, ये आपको ध्यान रखना है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये बोली जाती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, ध्यान रखना है। और इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ये बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे क्या कहलाते हैं? ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है वे स्वर। ठीक है, व्यंजन नहीं दे रखा, भी ध्यान रखना है, व्यंजन नहीं है, स्वर दे रखा है। वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसको क्या कहते हैं? वर्ण ध्वनि, व्यंजन ध्वनि, संधि ध्वनि या विसर्ग ध्वनि। तो भाई उनको संधि ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि ध्वनि कहते हैं। जैसे ए, ओ और औ। ठीक है, ये संधि ध्वनि के अंतर्गत आते हैं स्वर भाई। और इनको बोलने के लिए हमें स्वरों की ही आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी 1800 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। किसने की थी? मार्कस वेल्जली ने की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो फोर्ट विलियम कॉलेज है ये किसके लिए प्रसिद्ध था? तो अभी प्राच्य विधाओं और भाषाओं के अध्ययन के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र था भाई। ठीक है, और इसमें संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, ठीक है, हिंदी, उर्दू आदि हजारों पुस्तकों का अनुवाद हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरिक अंक कितने होते हैं? तो देवनागरिक अंक कितने होते हैं भाई? 15 होते हैं, 13 होते हैं, 9 होते हैं, 11 होते हैं। तो देवनागरिक अंक 9 होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जो हिंदी वर्णमाला है इसमें स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 13, 16, 15 या 11। तो 11 प्रकार के स्वर होते हैं, ऐ से लेकर औ तक। ठीक है, और कुछ विद्वानों ने भाई स्वरों की संख्या 13 भी मानी है। उसमें भाई उन्होंने ऐ और अह को जोड़ा है। और हमारी हिंदी में ऐ और अह अयोगवाह कहलाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति मूलतः किस भाषा के कवि है? विद्यापति मूलतः किस भाषा के कवि है ये आपको बताना है। तो अपभ्रंश, मैथिली भाषा, ब्रज भाषा, अवधी भाषा। तो विद्यापति में मूलतः मैथिली भाषा के कवि है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। बल्कि ये संस्कृत कवि भी है, संगीतकार भी है, लेखक भी है, दरबारी कवि भी है और राजपुरोहित भी है। और विद्यापति भाई मूल रूप से शिव भगत थे, यह आपको ध्यान रखना है। और विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन देवनागरी वर्तमान नागरी कब बनी? जो प्राचीन देवनागरी है ये वर्तमान देवनागरी कब बनी थी ये आपको बताना है। तो 10वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में या 8वीं शताब्दी में? तो भाई ये 12वीं शताब्दी में प्राचीन देवनागरी वर्तमान नागरी बनी थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ए स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, जो ए स्वर है इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो भाई इसका उच्चारण स्थान कंठ है। डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। क ख ग घ ड़ अइया और है। ठीक है, अह और है ये क्या है? कंठ स्वर है। और जिस भी बच्चे ने अगर मेरी शॉर्ट क्लासें नहीं देखी तो प्लीज़ जाके मेरी चैनल पर शॉर्ट जरूर से ज़रूर देखे। ठीक है, मैंने उस पर उच्चारण स्थान भी बहुत अच्छी प्रकार से करवा रखे हैं। एक एक क्लास में आपको एक एक क्वेश्चन हिंदी व्याकरण का मिल जाएगा। तो प्लीज़ उसको जाकर विजिट जरूर से ज़रूर करें शॉर्ट क्लासों को। अगला क्वेश्चन है हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? जो हिंदी है इसकी कितनी उपभाषाएं हैं? तो कितनी उपभाषाएं हैं भाई हिंदी की? 3 है, 4 है, 5 है या 10 है? तो हिंदी की भी 5 उपभाषाएं हैं।
सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। कौन कौन से? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है वो हमें बताना है भाई। तो देखते हैं पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। तो कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज, बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है भाई, बल्कि ये पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आती है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आपको ध्यान रखना, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। ठीक है, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है भाई? देखो, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज। ठीक है, खड़ी बोली हरियाणवी, बुंदेली, ब्रज भाषा और कन्नौजी ये आती है भाई। ठीक है, ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के किस कवि ने मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखी हैं? ठीक है, मैथिली भाषा में यात्री नाम से कविताएं कौन से कवि ने लिखी है ये आपको बताना है। नरेश मेहता ने, नागार्जुन ने, विपिन कुमार अग्रवाल ने या धूमिल ने? तो भाई नागार्जुन जी ने, ठीक है, मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से कविताएं लिखी है, ये आपको ध्यान रखना है। और नागार्जुन जी की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना कौन सी थी? राम के प्रति, और काफ़ी बार पेपर में भी पूछी गई रचना है ये। ठीक है, जो विश्व बंधु पत्रिका में, ठीक है, जो विश्व बंधु पत्रिका में 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, राम के प्रति। अगला क्वेश्चन है, किसे कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है? कवि सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को, शमशेर बहादुर सिंह को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिगोद को या मुंशी प्रेमचंद्र को? तो भाई कवि सम्राट के रूप में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी को जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। और हरिओद जी ने 3 प्रबंध काव्य लिखे थे। कितने लिखे थे भाई? 3 प्रबंध काव्य लिखे थे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, 3 कौन कौन से? प्रिय प्रवास काफ़ी महत्वपूर्ण इनका महाकाव्य की श्रेणी में आता है, 1914 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा है इनका पारिजात, 1937 में प्रकाशित हुआ था। तीसरा है वेदी वनवास। ठीक है, वेदी वनवास ये 1940 में प्रकाशित हुआ था भाई। और प्रिय प्रवास को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। कल की क्लास में मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, और गणपति चंद्रगुप्त ने, ठीक है, किसने? गणपति चंद्रगुप्त जी ने, गणपति चंद्रगुप्त ने, ठीक है, हरिओद जी को क्या कहा है? आधुनिक काल का, याद रखना ये, आधुनिक काल का सूरदास कहा है भाई। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को। आधुनिक काल का सूरदास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को किसने कहा है? तो गणपति चंद्रगुप्त जी ने कहा है। तीनों तरह से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है पेपर में, और काफ़ी बार पेपर में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अर्धनागरी किस लिपि से विकसित हुई? जो अर्धनागरी है ये किस लिपि से विकसित हुई थी भाई? कुटिल लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, देवनागरी लिपि से या गुप्त लिपि से? तो अर्धनागरी भाई कुटिल लिपि से विकसित हुई थी। पहले ब्राह्मी, फिर गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि, और कुटिल लिपि को ही सिद्ध मात्रिक लिपि भी कहते हैं। नागरी लिपि इसको शारदा लिपि भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, कुटिल लिपि का विकास किस लिपि से हुआ था? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? जो कबीरदास जी है इनकी रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? साखी, बीजक, शब्द, रमेनी। तो भाई बीजक नाम से इनकी कविता, इनकी रचना का संग्रह है भाई बीजक नाम से। ठीक है, और बीजक को कबीर के शिष्य धर्मदास ने सन 1464 ईस्वी में संग्रहित किया था। और बीजक में कबीरदास द्वारा रचित साखी, शब्द, रमेनी ये संग्रहित है भी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है? तो तय वर्ण के उच्चारण में जिह्वा क्या है? दांतों को स्पर्श करती है। ठीक है, और इसको दंत वर्ण कहते हैं। और दंत वर्ण के अंतर्गत तय, थ, द, ध, न, ल, श वर्ण आते हैं भाई। ठीक है, मैं बार बार मैं आपसे कह रही हूँ, तो शॉर्ट क्लासेस जरूर देखना। ठीक है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निराकरण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ठीक है, निराकरण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है भाई। ठीक है,
और इसमें दो उपसर्ग है, निर प्लस में आ, और मूल शब्द है इसका करण। ठीक है, दो उपसर्ग है, इसमें ध्यान रखना है। और उपसर्ग किसको कहते हैं ये भी आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द के सामान्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? शब्द के सामान्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? तो अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं भाई। ठीक है, अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। और शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अभिधा, व्यंजना और लक्षणा भाई। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा जो है इसके कितने भेद होते हैं ये हमें बताना है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं भाई? 5, 4, 8, 6। तो भाई 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, आप शब्द किस सर्वनाम का बोध कराता है? जो आप शब्द है ये कौन से सर्वनाम का बोध कराता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक? तो आप जो शब्द है ये निजवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। जैसे मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा। ठीक है, तो इसमें भाई क्या है? आप जो है ये निजवाचक सर्वनाम का बोध कराता है भाई। अगला क्वेश्चन है, हरि घर में है वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? हरि घर में है, तो भाई इसमें कौन से कारक का प्रयोग हुआ है? अपादान? नहीं भाई, घर से अलग नहीं हो रहा, वो तो घर में है। संप्रदान? नहीं भाई, कोई देने का भाव नहीं है। कर्ता कारक? नहीं है। अधिकरण कारक है भाई इसमें। ठीक है, और अधिकरण कारक कहाँ पे होता है? जहाँ संज्ञा का स्वरूप जिसमें क्रिया के आधार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर किस शब्द शक्ति का अर्थ लिया जाता है? वह कौन से शब्द शक्ति है? क्या भी अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति से शब्द का अर्थ लिया जाता है वह कौन सी शब्द शक्ति है? तो कौन सी? अलंकार है, छंद है, रस है? नहीं भाई, व्यंजना शब्द शक्ति ये रहेगी। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल सही है अपना। और व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। कौन सी भाई? शाब्दी व्यंजना और दूसरी है आर्थी व्यंजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाय दूध देती है। ठीक है, गाय दूध देती है, वाक्य का प्रकार बताइए। तो वाक्य का प्रकार क्या है? गाय दूध देती है, ना तो इसमें संयुक्त है, ना निश्चित है, ना मिश्रित है। ये क्या है? सरल वाक्य रहेगा। ठीक है, और आप सभी को पता है रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन है, विशेषण शब्द के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता? ठीक है, विशेषण शब्द के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता ये बताना। अवस्था, कारक, वचन या लिंग। तो कारक नहीं बतलाया जाता भी, ये आपको ध्यान रखना। कारक नहीं बतलाया जाता, बल्कि विशेषण का पद परिचय करते समय विशेषण के भेद, विशेषण की अवस्था, विशेषण लिंग, वचन और विशेष्य व उसके साथ संबंध आदि को बतलाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संहार शब्द का उपसर्ग बताइए। संहार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो सह, सम, स या सम। तो डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। संहार शब्द में सम उपसर्ग है। और उपसर्ग किसको कहते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले या पूर्व लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सम प्लस में हार, संहार हो जाएगा। ठीक है भाई, ये मूल उपसर्ग है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है। क्या भी? जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है वह क्या कहलाती है? तो वह क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु, संयुक्त क्रिया या क्रिया विशेषण। क्या पूछा? जो धातु संज्ञा विशेषण से बनती है तो वो नाम धातु क्रिया कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे बात से बतियाना, लात से लतियाना। अगला क्वेश्चन है,
अंकुरित शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जो अंकुरित शब्द है इसमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ये हमें बताना है। तो रित, रित, कुरित या इत, तो इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है अंकुरित में। ठीक है, और भाई प्रत्यय क्या होता है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में लगकर नए शब्द का निर्माण करता है। ठीक है, इसमें देखो अंकुर प्लस में इत, अंकुरित। ठीक है, इत क्या है, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्दालंकार है। ठीक है, इनमें से कौन सा अलंकार भाई शब्दालंकार है ये आपको बताना है। रूपक, अतिशयोक्ति, उपमा या सलेस। तो सलेस क्या है, ये भाई शब्दालंकार के अंतर्गत आएगा। जहाँ शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वो क्या होते हैं, शब्दालंकार कहलाते हैं। एक और शब्दालंकार के मुख्य 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक और सलेस। अनुप्रास, यमक और सलेस। ठीक है, ये 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्वान लोग समय का सदुपयोग करते हैं, वाक्य में रेखांकित पद का रूप कौन सा रहेगा। ठीक है, विद्वान लोग क्या है, समय का सदुपयोग करते हैं, वाक्य में रेखांकित पद का रूप क्या है, इसका भाई क्या रहेगा, गुणवाचक विशेषण रहेगा। विद्वान लोग, ठीक है, गुणवाचक विशेषण रहेगा। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। और गुणवाचक विशेषण किसको कहते हैं, जिस वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, समय, शतान, दशा आदि का बोध कराते हैं, उन शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, और आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई। ठीक है, डाकिया शब्द का बहुवचन बताइए। डाकिया शब्द का बहुवचन क्या है, डाकियो, डाकिया या डाकिए या डाकी। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। मनोगत शब्द का संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद क्या है भाई, मनोगत शब्द का क्या है, मनोगत प्लस में गत, मन प्लस में गत, मनो प्लस में अगत या मन प्लस में अगत। तो भाई बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, मन प्लस में गत। और ये भाई विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, किसका है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। और इसके अकॉर्डिंग जैसे मन प्लस में रथ, मनोरथ हो गया, सरह प्लस में वर, सरोवर हो गया, ये सभी भी विसर्ग संधि के ही उदाहरण होंगे। अगला क्वेश्चन है, किस उपसर्ग का प्रयोग प्रतिकूल शब्द में हुआ है। ठीक है, प्रतिकूल शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इनका कल की क्लास में मैंने उपसर्ग के बारे में आपको बताया था। ठीक है, उपसर्ग क्या होते हैं, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर, ठीक है, नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो परि, परा, प्रति या पर। तो प्रति प्लस में कल। ठीक है, तो प्रति उपसर्ग है इसमें, सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जो महिमा शब्द है इसमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय क्या है, आप सभी को पता है, प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा, तो हिम, हिमा, ईमा या माँ। तो इसमें भाई ईमा प्रत्यय लगा है, सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रूढ़ि और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति से संबंधित है। ठीक है, जो रूढ़ि और प्रयोजनवती है ये किस शब्द शक्ति से संबंधित है, ये हमें बताना है। तो तात्पर्य, लक्षणा, अभिधा या व्यंजना। तो भाई ये लक्षणा शब्द शक्ति के भेद है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक रूढ़ और प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित है। मुख्य अर्थ के बाधित होने पर रूढ़ि, ठीक है, रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण जिस क्रिया या शक्ति से मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ लक्षित हो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति के ही 2 प्रकार हैं। कौन कौन से भाई, रूढ़ि और प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक है, ये लक्षणा शब्द शक्ति के ही 2 प्रकार है, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। तो अपना बी आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो। यह कौन सा वाक्य है। तो सरल और संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या सरल वाक्य है। तो भाई ये मिश्रित वाक्य रहेगा। ठीक है, मिश्रित वाक्य रहेगा, बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है,
और मिश्रित वाक्य क्या है? जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य होता है और उसके अतिरिक्त, ठीक है, उसके अधीन कोई दूसरा वाक्य हो, उसे क्या है? मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे पहला वाक्य तो हो गया वह कौन सा व्यक्ति है, ये मुख्य वाक्य हो गया। शेष क्या है? सहायक वाक्य के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए क्या है? ये मिश्र वाक्य रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द से निकलने वाले अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? शब्द शक्ति, रीतियां, अलंकार या काव्य गुण। तो भाई शब्द शक्ति कहेंगे उसको। और शब्द शक्ति के 3 भेद है, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्य कितने भेद हैं? जो लक्षणा शब्द शक्ति है इसके मुख्य कितने भेद हैं? तो अभी ऊपर हमने देखा था 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, यानी ऑप्शन गलत है ये। ठीक है, तो कितने भेद है लक्षणा शब्द शक्ति के? ऊपर हमने देखा 2 भेद है। ठीक है, कौन कौन से? एक तो रूढ़ि, ठीक है, रूढ़ि लक्षणा, और दूसरा है प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक है, ये है। और इससे जो प्रयोजनवती लक्षणा, फिर उसके भी 2 भेद है। कौन कौन सी? गुणी लक्षणा और शुद्धा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2 आंखों से देखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। 2 आंख से देखना, इसका सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ देखते हैं क्या है? अलग अलग देखना, खतरों से खेलना, भेदभाव करना या असहज होना। तो भेदभाव करना है भाई इसका अर्थ 2 आंख से देखने का। अगला क्वेश्चन है, रूढ़ि और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति का भेद है? तो रूढ़ि और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति का भेद है? ठीक है, तो लक्षणा का है। 2 बार हमने क्वेश्चन कर लिया, तीसरी बार ये आया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो रूढ़ि लक्षणा है, ये इसकी परिभाषा क्या होगी? रूढ़ि लक्षणा में मुख्य अर्थ के बाधित होने पर रूढ़ि के कारण मुख्य अर्थ से संबंध में रखने वाला दूसरा लक्षार्थ ग्रहण किया जाता है, जैसे पंजाब साहसी है भाई। और प्रयोजनवती लक्षणा में मुख्य अर्थ के बाधित होने पर किसी विशेष प्रयोजन से लक्षार्थ को ग्रहण किया जाता है, जैसे गंगा में गाँव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धरती ने खिलाए है ज्वलंत लाल लाल, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो लाल लाल, ठीक है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा इसमें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? ठीक है भाई, 8वीं अनुसूची में वर्णित कौन सी भाषा नहीं है, ये आपको बताना है। सिंधी है, अंग्रेजी, कश्मीरी या नेपाली। तो अंग्रेजी जो है ये संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, अंधे के आगे रोने का क्या अर्थ है? ठीक है, अंधे के आगे रोने का क्या अर्थ है, ये हमें बताना है। तो संकट में होना, व्यर्थ प्रयत्न करना, माफ़ी मांगना, क्रोध करना। तो अंधे के आगे रोने का अर्थ रहेगा व्यर्थ प्रयत्न करना। भी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए? तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए भाई? हिंदी या अंग्रेजी में? याचिकाकर्ता अपनी मातृभाषा में, केवल अंग्रेजी में, 22 भाषाओं में से 22 भाषा में किसी भाषा में भी? ठीक है, तो केवल अंग्रेजी में। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका केवल अंग्रेजी भाषा में ही लिखी जानी चाहिए, क्योंकि संसद ने उच्चतम न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है, आपको ध्यान रखना है। अतः उच्चतम न्यायालय केवल वही याचिका सुनी जाती है जो अंग्रेजी में हो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य की भाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं? तो किस अनुसूची में वर्णित है भाई? अनुसूची 5, अनुसूची 8, अनुसूची 6 या अनुसूची 7? तो भाई भारतीय संविधान में राज्य की भाषाएं 8वीं अनुसूची में वर्णित है, ये आपको ध्यान रखना है। 8वीं अनुसूची में वर्णित और संविधान के भाग 17 में, ठीक है, अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है।
अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो कितनी भाषाएं हैं भाई? 22 भाषाएं हैं। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जिस भी बच्चे ने भाई मेरी जो शॉर्ट नोट हिंदी साहित्य की रिवीजन वाली क्लास नहीं देखी तो जाके उसको जरूर से जरूर देखे भाई, ठीक है। ये सभी मैंने उसमें अच्छी प्रकार से करवा रखे है, उसमें मेरे हस्तलिखित नोट है, उसके माध्यम से मैंने वो क्लास आपको प्रोवाइड करवा रखी है। तो प्लीज़ उस क्लास को जाके जरूर से जरूर देखिए। और हाँ भाई, जो मैंने शॉर्ट डाल रखी है वो शॉर्ट एक नंबर की है, तो प्लीज़ उन शॉर्टों को भी जाके जरूर देखें, 1 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लकीर का फ़कीर होना का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। लकीर का फ़कीर होना का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? तो देखते हैं भाई क्या है। परंपरा का अनुकरण करना, भीख मांगना, खुशी के समय विघ्न आ जाना, बेकार की बातें करना। तो लकीर का फ़कीर होने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? परंपरा का अनुकरण करना भाई, ठीक है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अंधेरे घर का चिराग का अर्थ बताइए। तो इकलौता पुत्र, धनी व्यक्ति, भाग्यशाली व्यक्ति, घर में रोशनी होना। तो अंधेरे घर का चिराग का अर्थ है इकलौता पुत्र भाई, ठीक है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? ठीक है, कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर, तो इसका हमें अर्थ बताना है। तो गरीब की अमीर से तुलना नहीं हो सकती, परिस्थितियाँ बदलती रहती है, थोड़े ही दिन सुख मिलता है, खुद पर भरोसा रखना चाहिए। तो परिस्थितियाँ क्या है? बदलती रहती है। अपना बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके? तो भाई किसको अधिकार है ये? तो देखते हैं किसको अधिकार है। राष्ट्रपति की अनुमति से किसी राज्य का राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, विधान परिषद या संसद का कोई सदन। तो भैया ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। राष्ट्रपति की अनुमति से किसी राज्य का राज्यपाल, ठीक है, को यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सके। अगला क्वेश्चन है, अंकुश रखना सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताना। जो अंकुश रखना है इसका जो सबसे सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है वो हमें बताना है। तो कौन सा है भाई? संकेत करना, बंधन रखना, दिल में रहना या पराजित करना। तो भाई अंकुश रखना का अर्थ है संकेत करना, सॉरी भाई संकेत नहीं, बंधन रखना आएगा। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग के 4 अध्याय में राजभाषा संबंधित प्रावधान है? भारत के संविधान में, ठीक है, कौन सा ऐसा भाग है जिसमें, कौन से भाग के 4 अध्याय में, ठीक है, 4 अध्याय में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? तो 16वें, 18वें, 15वें या 17वें। तो भाई 17वें अध्याय में मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था। अगला क्वेश्चन है, डोंगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? जो डोंगरी भाषा है ये भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? तो नागालैंड, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, जम्मू और कश्मीर प्रांत। तो डोंगरी भाषा भाई जम्मू और कश्मीर प्रांत में क्या है? बोली जाती है। डोंगरी जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त हिमाचल के कांगड़ा, ठीक है, उत्तरी पंजाब के कुछ प्रांतों में भी बोली जाती हैं। और 2003 में किसे भी डोंगरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पत्थर पर घास जमाना का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। क्या भाई पत्थर पर घास जमाना का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ हमें बताना है? तो देखते हैं भाई सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ इसका, बड़ा बढ़ाकर कहना, प्रभावशाली होना, ना होने वाले कार्य को कर देना। सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा अपना। अगला क्वेश्चन है 24वां, जबरा मारे रोने ना दे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? क्या भाई जबरा मारे रोने ना दे। तो मात्र, बनावट शान, जरूर से बहुत कम मिलना, थोड़ी सी वस्तु से संतोष नहीं मिलता, ताकतवर का अत्याचार चुपचाप सहना पड़ता है। तो डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। और काफ़ी बार ये मुहावरा पूछा जाता है, ऊँट के मुंह, लोकोक्ति पूछी जाती है, ऊँट के मुंह में जीरा, ठीक है।
तो ऊँट के मुंह में जीरा, इसका क्या अर्थ होगा? जरूरत से बहुत कम मिलना। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? तो कब पारित किया गया था भाई भारत के संविधान में राजभाषा अधिनियम? 1963, 1976, 1967, 1962। तो भाई 1963 ईस्वी में, ठीक है। भारत के संविधान में राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित हुआ और 1963 के अधिनियम में यह व्यवस्था भी की गई कि केंद्रीय सरकार द्वारा राज्यों से पत्राचार में क्या है, अंग्रेजी के प्रयोग को उसी स्थिति में समाप्त किया जाएगा जब सभी अहिंदी, ठीक है, अहिंदी भाषा राज्यों के विधानमंडल इसकी समाप्ति के लिए संकल्प पारित कर देंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्लासें मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखे, मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट बनी रही हुई है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरहर की टट्टी गुजराती ताला का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताना है। जिसने जो चीज देखी न हो वह उसका हाल क्या जाने, स्वावलंबी बनने में ही आनंद है, दोहरा लाभ, सामान्य वस्तु की बहुत बड़ी हिफाजत। ठीक है, तो डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, अरहर की टट्टी और गुजराती ताला। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अवतरण दे रखा भाई एक, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर इससे संबंधित हमें क्वेश्चन करने हैं। तो हंसी शरीर के स्वास्थ्य का संदेश देने वाली है। अभी हंसी शरीर के स्वास्थ्य का संदेश देने वाली है, वह एक साथ ही शरीर और मन को प्रसन्न करती है, पाचन शक्ति बढ़ाती है, रक्त को चलाती है और अधिक पसीना लाती है। हंसी एक शक्तिशाली दवा है। एक डॉक्टर के अनुसार हंसी जीवन की मीठी दवा है। आनंद से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु मनुष्य के पास और नहीं है। कार्लाइल एक राजकुमार था, वह कहता कि जो जी से हंसता है वह कभी बुरा नहीं होता। जी से हंसो, तुम्हें अच्छा लगेगा, अपने मित्र को हंसाओ और उसका दुख घटेगा। एक बालक को हंसाओ, उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, वह प्रसन्न और प्यारा बालक बनेगा। कष्टों में और चिंताओं में एक सुंदर हंसी बड़ी प्यारी वस्तु भगवान ने हमें दी है। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं भाई, और जो अवतरण है उसके अकॉर्डिंग ही हमें इन क्वेश्चनों का आंसर लगाना होता है। तो देखते हैं, हंसी से क्या विशेषण बनेगा? तो हंसी से क्या विशेषण बनेगा भाई? हंसी, हंसना, हंसमुख या हंसता है, तो हंसी से बनेगा भाई हंसमुख विशेषण। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है उदास विशेषण। जो उदास विशेषण शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा बनाइए। उदास विशेषण का भाववाचक संज्ञा होगा उदासी। ठीक है, डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। कष्टों और चिंताओं में भगवान ने कौन सी वस्तु दी है? ठीक है, कष्टों और चिंताओं में भगवान ने हमें कौन सी वस्तु दी है? तो हंसी दी है। ऊपर दे रखा था ना, अवतरण में हमने पढ़ा था। डॉक्टर के अनुसार हंसी कौन सी दवा है? स्वास्थ्य, मीठी, शक्तिशाली या कड़वी? तो मीठी दवा है। ठीक है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के पास सबसे अनमोल वस्तु क्या है? तो हंसी है भाई। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही है। आगे फिर एक काव्यांश दे रखा, उसको ध्यानपूर्वक पढ़कर हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए, अंबर में जितने तारे उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा, धरती को सुंदरतम करने की ममता में बीता चुका है कई पीढ़ियां वंश हमारा, और आगे आने वाली सदियों में मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे। इस प्यासी धरती के हित में ही लाया था हिमगरी चीर सुकत गंगा की निर्मल धारा। मैंने रेगिस्तानों की रेती धो धोकर वंध्या धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या है? तो क्वेश्चन देखते हैं। 732वां है, अगणित का समानार्थी शब्द क्या है? तो क्या है? अगणनीय, गणनीय, गुणित या सामान्य? तो अगणनीय रहेगा। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसके समानार्थी और भी बनेंगे। अनगिनत, ठीक है, असंख्य, असीम, अपार, बेशुमार आदि भाई। ठीक है, आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द धरती का पर्यायवाची नहीं है? तो धरती का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? मही है, वसुधा है, भू है, लेकिन दीर्घ नहीं है भाई। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। जो दीर्घ है ये धरती का पर्यायवाची नहीं है बल्कि आग का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, मजदूर हिमालय की गोद से गंगा निकालकर क्यों लाया था? तो क्यों लेके आया था भाई मजदूर हिमालय की गोद से गंगा निकालकर? सड़क बनाने के लिए, धरती के हित के लिए, मिट्टी धोने के लिए, बंजर भूमि को हरा भरा करने के लिए। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। मजदूर किसकी आशा नहीं करता? तो मजदूर किसकी आशा नहीं करता है? धरती का रूप संवारेगा, यह देवों की धरती में बसेगा, या उसके वंशज धरती का उद्धार करेंगे, हिमगिरी की निर्मल धारा को लाएगा। तो भाई यह देवों की धरती में बसेगा, इसकी आशा मजदूर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, बंध्या धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए से कवि का तात्पर्य क्या है? बंजर धरती को फसलों से हरा भरा करना। ठीक है, अपना ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा। काव्यांश के आधार पर अपने ये क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं। मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती किसकी रचना है भाई? तो ये कुतुबन की रचना रहेगी, ये आपको ध्यान रखना। और कुतुबन कौन थे? ये हिंदी के प्रसिद्ध सूफी कवि थे। ठीक है, सूफी कवि थे, और जिन्होंने क्या है, मुल्ला दाऊद कृत चंदायन की परंपरा में ही सन 1503 में मृगावती नामक प्रेमाख्यान काव्य की रचना की थी भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती जी का नहीं है? तो चारुचंद्र लेख, सूरज का सातवां घोड़ा, प्रारंभ व समापन, 11 सपनों का देश। तो चारुचंद्र जो उपन्यास है ये धर्मवीर भारती का नहीं है, और तीनों के तीनों धर्मवीर भारती के। चारुचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शिव शंभू के चिट्ठे के निबंधकार कौन है? तो शिव शंभू के चिट्ठे के निबंधकार कौन है? केशवदास है, बाल मुकुंद है, नरेंद्र शर्मा है, चिंतामणि है। तो बाल मुकुंद गुप्त रहेंगे भाई शिव शंभू के चिट्ठे के निबंधकार। और बाल मुकुंद गुप्त का जन्म भाई 1865 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1907 ईस्वी में हुई थी। ये प्रसिद्ध निबंधकार और पत्रकार थे, आपको ध्यान रखना है। और शिव शंभू के का कल्पित नाम, ठीक है, इन्होंने किस लिए लिखा था? लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके 8 चिट्ठे इन्होंने लिखे थे शिव शंभू के कल्पित नाम से। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दहेज प्रथा अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद्र जी ने निम्न में से किस उपन्यास में किया है? तो प्रेमाश्रम में, निर्मला में, रंगभूमि में, कर्मभूमि में। चारों के चारों भाई ठीक है प्रेमचंद्र जी के ही उपन्यास है। और इनमें से जो निर्मला है उपन्यास, इसमें दहेज प्रथा अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद्र ने किया है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। आगे की शरणदाता कहानी में किसका वर्णन किया गया है? तो किसका वर्णन किया गया है भाई? सांप्रदायिकता विरोधी कहानी है ये, नारी ममता की कहानी, बाल शोषण की कहानी, मानव संघर्ष की कहानी। तो भाई अपना ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आगे की शरणदाता कहानी में सांप्रदायिकता विरोधी भावनाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जो ये शरणदाता है, इस कहानी की मूल संवेदना क्या है? भयावह दृश्यों व घटनाओं को प्रस्तुत करते हुए शरणदाता की रक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव, ठीक है, मानवता की सेवा आदि का संदेश में क्या है, इस कहानी में दिया गया है भाई। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो किस बादशाह की प्रशंसा की है भाई मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में? बाबर की, शहंशाह की, हुमायूं की, या अकबर की? तो भाई मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा की है। आंसर ये बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नाटककारों में से किसने आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखा है? तो किसने लिखा भाई आषाढ़ का एक दिन नाटक? जगदीश चंद्र माथुर ने, मोहन राकेश ने, विष्णु प्रभाकर ने, या सेठ गोविंद ने? तो भाई मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखा, और काफ़ी महत्वपूर्ण ये इनका नाटक है। इनके 3 काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है। एक तो आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, जो आषाढ़ का एक दिन है ये 1958 में प्रकाशित हुआ था। एक इनका है लहरों के राजहंस जो 1963 में प्रकाशित है इनका नाटक।
एक नाटक है इनका आधे अधूरे, काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है भाई ये, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस नाटक से 1969 ईस्वी में। और एक इनका अधूरा नाटक था पैर तले की जमीन, पैर तले की जमीन, ये अधूरा नाटक था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कविता संग्रह अज्ञे जी का नहीं है? जो अज्ञे जी का नहीं है वो हमें बताना है। तो महावृक्ष के नीचे, सागर मुद्रा, भगनदूत, कालजयी। तो महावृक्ष के नीचे अज्ञे जी का कविता संग्रह, सागर मुद्रा भी इन्हीं का है, भगनदूत भी अज्ञे जी का है, लेकिन जो कालजयी है ये अज्ञे जी का नहीं है कविता संग्रह, बल्कि ये कालजयी क्या है, एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। कालजयी क्या है? एक खंड काव्य। और किसका है ये? भवानी प्रसाद मिश्र जी का है। किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र जी का है। और 1980 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था भाई। अगला क्वेश्चन है, किस रचनाकार की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी जिसे 1973 का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला? ठीक है, माया दर्पण रचना है, उस पर क्या है, फिल्म बन चुकी है और 1973 का इनको सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार भी प्राप्त है। तो कौन से हैं वो लेखक? रचनाकार निर्मल वर्मा है, भीष्म साहनी है, ममता कालिया, शेखर जोशी है। तो भैया निर्मल वर्मा जी रहेंगे, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ रहना मना है, क्या है? यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह किस रचनाकार का है? यहाँ रहना मना है ये नाटक संग्रह भाई किसका है? तो महादेव वर्मा का, श्रीधर पाठक का, जयशंकर प्रसाद का है, ममता कालिया का है। तो यहाँ रहना मना है ये भाई नाटक संग्रह ममता कालिया का रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने दो महत्वपूर्ण नाटक संग्रह है, इनके भी काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक संग्रह है दो ममता कालिया के। तो एक तो है यहाँ रहना मना है, ये आप देख रहे हैं ऊपर, और दूसरा है आप न बदलेंगे, आप न बदलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 दिन मालवीय जी के साथ, 30 दिन मालवीय जी के साथ पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कौन है भाई? यशपाल है, अमृतलाल नागर है, रामनरेश त्रिपाठी है, या वृंदावन लाल वर्मा है। तो 30 दिन मालवीय जी के साथ के लेखक कौन है? रामनरेश त्रिपाठी जी रहेंगे। और ये 1942 में प्रकाशित, ठीक है, एक संस्मरणात्मक जीवनी है भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जीवनी है ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और मालवीय जी के साथ बिताए हुए समय का व्याख्यान है। ठीक है, इस पुस्तक में क्या है, जो राम नरेश त्रिपाठी जी है और मालवीय जी है, इनके साथ जो बिताया हुआ समय है उसका व्याख्यान इसमें किया गया है। इसमें मालवीय जी की व्यवस्था और दैनिक कार्यकलापों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम पहचानना है। तो भाई अलका कुल्ली भाट, चोटी की पकड़ या अप्सरा? तो भाई ये गलत है, सबसे पहले आएगा अप्सरा, फिर अलका कुल्ली भाट, फिर चोटी की पकड़। अप्सरा, अलका कुल्ली भाट, चोटी की पकड़, सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस रचनाकार ने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता लिखा जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ था? ये भी बता दिया है भाई, निराला जी की कविता है और आलोचनात्मक लेख है ये। ठीक है, और चांद पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अब ये पूछा भाई ये किसने लिखा था? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, श्याम सुंदर दास ने, कृष्णा सोबती ने, या श्रीनिवास दास ने? तो ए आंसर अपना बिल्कुल सही है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला जी की कविता लिखा जो चांद पत्रिका में प्रकाशित हुआ था भाई, और ये आलोचनात्मक लेख है एक। अगला क्वेश्चन है, समुद्र संतरण कहानी है ये भाई, इसके रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल है, या जिनेन्द्र? तो भाई समुद्र संतरण की कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी रहेंगे। और जयशंकर प्रसाद के काफ़ी कहानी संग्रह हैं। ठीक है, एक तो है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आकाशदीप भाई, ठीक है, आंधी, इंद्रजाल। ठीक है, इनका प्रकाशन वर्ष क्या है?
जो छाया है इसका प्रकाशन वर्ष 1912, प्रतिध्वनि का 1926, आकाशदीप का 1929, ठीक है, आंधी का 1931, ठीक है, और इंद्रजाल का 1936। ये सभी कहानी संग्रह है भाई जयशंकर प्रसाद के। अगला क्वेश्चन है शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? तो किस उपन्यास से संबंधित है भाई? ठेठ हिंदी का ठाठ, राग दरबारी, हार या परीक्षा गुरु? तो भाई शिवपालगंज राग दरबारी उपन्यास से संबंधित है। बी आंसर बिल्कुल सही है। और जो राग दरबारी है इसके लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल जी रहेंगे। कौन है भी? श्रीलाल शुक्ल जी है भाई, ठीक है। और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का चर्चित उपन्यास है, ठीक है। इसके लिए किसके लिए भी? राग दरबारी के लिए श्रीलाल शुक्ल जी को 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, यह आपको ध्यान रखना है। और राग दरबारी में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ वर्णन है। कैसा है भाई? यथार्थ वर्णन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1921 में, कब भाई? 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देने के बाद कौन से रचनाकार पूरी तरह से साहित्य सर्जन में लग गए थे? तो कौन लग गए थे भाई 1921 में? असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दिया, ठीक है, फिर पूरी तरह क्या है रचनाकार साहित्य सर्जन में वो लग गए थे। तो प्रेमचंद्र थे, बालकृष्ण भट्ट, यशपाल या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो भाई प्रेमचंद्र जी रहेंगे। ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेमचंद्र जी के विषय में सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो प्रेमचंद्र जी के उपन्यास को जनजीवन से जोड़ा है, बिल्कुल सही है। उन्होंने किसान और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत किया, ये बिल्कुल सही है भाई, गलत बताना है। उन्होंने राष्ट्रीयता का समर्थन किया, बिल्कुल सही। उन्होंने संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया है, ये क्या प्रेमचंद्र जी के विषय में गलत है, यानी डी आंसर अपना बिल्कुल गलत रहेगा। प्रेमचंद्र जी ने तो उपन्यास को जन जीवन से जोड़ा, बिल्कुल सही है। उन्होंने राष्ट्रीयता का समर्थन भी किया। प्रेमचंद्र जी ने अपनी रचनाओं में किसान और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत भी किया था। और प्रेमचंद्र जी उर्दू से हिंदी में आए थे, ये आपको ध्यान रखना। पहले प्रेमचंद्र जी थे जो उर्दू में रचना लिखते थे, फिर वो हिंदी में रचना करने लग गए थे। और उनकी भाषा की थी उर्दू की चुस्ती, लोकोक्तियां, मुहावरों के साथ भाषा जो है बहुत ही सरल थी, प्रभावपूर्ण, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली भाषा थी। उनकी संस्कृत निष्ठ भाषा नहीं थी भाई। अगला क्वेश्चन है जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाटककारों का सही क्रम बताना है, ठीक है। जीवन काल की दृष्टि से नाटककारों का सही हमें क्रम बताना है। तो देखते हैं भुवनेश्वर, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, मीराकांत। जो भुवनेश्वर जी हैं, इनका जन्म 1910 में हुआ था शाहजहाँपुर में, ठीक है। मोहन राकेश का 1925 में हुआ था अमृतसर में। सुरेंद्र वर्मा का 1941 में हुआ था झांसी में। और मीराकांत का 1958 में हुआ था भाई श्रीनगर में। तो भाई इसके अकॉर्डिंग तो अपना ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 1910, 1925, 1941, 1958 बिल्कुल सही है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? तो किसके साथ संबंधित है भाई, ये आपको बताना है। तो देखते हैं भिन्न भिन्न व्यक्तियों की कहानी, एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी, बिल्कुल सही है भाई। सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु क्या है? एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी से संबंधित है। और सोया हुआ जल एक क्या है? प्रतीकात्मक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है भाई? प्रतीकात्मक उपन्यास है। और 1954 में ये प्रकाशित हुआ था सोया हुआ जल, ठीक है। और इसके लेखक कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी रहेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सोया हुआ जल मैंने आपको बता दिया 1954 में प्रकाशित हुआ। इसके अनुसार उनके और भी काफी महत्वपूर्ण है भाई उपन्यास पागल कुत्तों का मसीहा 1977 में प्रकाशित है। ये सुने चौखट, ये 1981 में प्रकाशित है भाई। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के ही उपन्यास है ये। अगला क्वेश्चन है चंद्र सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो किस उपन्यास के पात्र है भाई ये? प्रारंभ व समापन, 11 सपनों का देश, गुनाहों का देवता है, सूरज का 7वां घोड़ा। चंद्र सुधा और पम्मी ये गुनाहों के देवता उपन्यास के महत्वपूर्ण पात्र है भाई।
और धर्मवीर भारती एक कवि भी थे और उपन्यासकार भी थे। और धर्मवीर भारती जी का उपन्यास गुनाहों का देवता 1949 में प्रकाशित हुआ था। सूरज का सातवां घोड़ा 1952 में प्रकाशित हुआ। तो दोनों काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है भाई। 11 सपनों का देश इन्हीं का है और प्रारंभ स्वापन भी इन्हीं का ही उपन्यास रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं है? तो कबीरदास, नंदा, सूरदास, रसखान। तो भाई कबीरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। नंदास, रसखान और सूरदास जी है भाई। तो कबीरदास जी निर्गुण काव्य धारा के, ठीक है, क्या है, प्रतिनिधि कवि है और वो भी संत काव्य धारा की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाषा का पहला रूप लिखकर, दूसरा रूप बोलकर, तो तीसरा रूप सांकेतिक भाषा है भाई, ठीक है। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा अपना, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अगला क्वेश्चन है, तन चित्तौर मन राजा कीन्हा, हिय सिंहल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, पंक्ति किस ग्रंथ की है? तो काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है भाई। तन चित्तौड़ मन राजा, ठीक है, हृदय क्या है, सिंहल द्वीप है, बुद्धि क्या है, पद्मिनी। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? तो किसकी है? सीतायन की, बीजक की, पद्मावत की, बिहारी सत्से की। तो ये पद्मावत की पंक्ति रहेगी। और पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की है भी पद्मावत रचना, ठीक है। और जो जायसी जी है ये भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रय धारा के कवि है। अगला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है ये भी। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? प्रिय प्रवास, उर्वशी, साकेत या कामायनी। तो प्रिय प्रवास की काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है भैया, ठीक है। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी हैं। उनके 3 प्रबंध काव्य काफी महत्वपूर्ण हैं। प्रिय प्रवास 1914 में प्रकाशित हुआ, पारिजात 1937 में प्रकाशित हुआ, वैधी वनवास 1940 में प्रकाशित हुआ था भाई। अगला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो हमें बताना है, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है वो हमें बताना। देखते हैं, वे छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे भाई। प्रतिनिधि कवि तो नहीं थे छायावाद के, बल्कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन छायावाद युग के राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि थे। तो अपना एक ऑप्शन ही गलत हो गया है। उनकी अधिकांश रचनाएं जेल में लिखी गई, ये भी बिल्कुल सही है। वे एक अच्छे गद्यकार के साथ जागरूक पत्रकार भी थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने साहित्य जीवन की पहली रचना संतु नामक एक कहानी थी भी, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन अपना सही रहेगा। अगर मैं गलत पूछ रखा, गलत ये है भी, ठीक है। और बाल कृष्ण शर्मा नवीन उपनाम से लिखते थे। किससे? नवीन उपनाम से लिखते थे, आपको ध्यान रखना है। और इनकी प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? कुमकुम है, जो 1939 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है भाई। और साथ साथ में भाई मैंने आप सभी के लिए प्लेलिस्ट बना दी है अलग अलग करके। तो चैनल पर जाके आप अगर प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आपको सभी क्लासें मिल जाएंगे, ठीक है। स्टेट, टीजीटी, पीजीटी वालों के लिए अलग क्लासों की प्लेलिस्ट बना दी है। स्टेट, एनसीईआरटी ओल्ड पेपर की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। ऐसे ही स्टेट टीजीटी वालों की एनसीईआरटी और ओल्ड पेपर की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। और मैं आप सभी के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट और बना रखी है चैप्टर वाइज सीरीज की, हिंदी साहित्य चैप्टर वाइज। तो वो क्लासें आप जरूर से जरूर देखें, मेरे कहने से देखें। आपका हिंदी साहित्य काफ़ी हद तक मजबूत हो जाएगा और आप सभी पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे भाई, ठीक है। वो क्लास जरूर से जरूर देखें आप, और वो चैनल पे ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। अगला क्वेश्चन है, अति सुदो स्नेह को मारा गया किस कवि की पंक्ति है? तो भाई किस कवि की पंक्ति रहेगी? अति सुदो स्नेह को मारग है, तो किसकी पंक्तियां रहेंगी? भूषण की है, कबीरदास की है, बिहारी की है, घनानंद की। तो ये घनानंद की पंक्तियां है। अति सुदो स्नेह को मारा गया घनानंद की काव्य पंक्तियां काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां है और ये सुजान सागर में वर्णित है, ठीक है। सुजान सागर से ये पंक्तियां ली गई है। सुजान सागर किसकी रचना है? घनानंद जी की रचना रहेगी भी।
ठीक है। और जो घनानंद है ये हिंदी साहित्य की रीति काल के रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नरोत्तम दास की विख्यात कृति है? नरोत्तम दास की विख्यात कृति बतानी है। नक्सिक है, प्रिय प्रवास, कवित्र रत्न या सुदामा चरित्र। तो सुदामा चरित्र नरोत्तम दास की विख्यात कृति है भाई। ठीक है, डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और नरोत्तम दास का जन्म कहाँ पे हुआ था? सीतापुर जिले के वाड़ी नामक कस्बे में हुआ था। काफी बार पूछा गया है। और नरोत्तम दास की प्रमुख काव्य कृतियां सुदामा चरित्र खंड काव्य है ये, ध्रुव चरित्र ये भी पेपर में आता है, विचारमाला, ये सभी नरोत्तम दास की प्रमुख रचनाएं और ये सभी की सभी ब्रज भाषा में है। अगला क्वेश्चन है, किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? तो किसका था भाई? तुलसीदास का, केशवदास का, कबीरदास का, विद्यापति का। तो तुलसीदास जी का बचपन का नाम क्या था? राम बोला था भाई। और इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, ठीक है, माता का नाम हुलसी और पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली था। ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास को, ठीक है, क्या मानते थे? सम्मार्थ वैष्णव मानते थे तुलसीदास को। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आचार्य शुक्ल जी के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ तुलसीदास के द्वारा ही हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बोलने वालों के आधार पर भारोपीय परिवार का प्रतिशत कितना है? तो भाई 73% रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रात के उर में दिवस की चाह का सरहूं पंक्ति किस रचनाकार की है? काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां, रात के उर में दिवस की चाह का सरहूं, तो ये पंक्तियां महादेव वर्मा जी की रहेंगी। ठीक है। और महादेव वर्मा जी को भी आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है और हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा जाता है। दोनों के दोनों पेपर में पूछे जा चुके हैं भाई पहले। ठीक है, आधुनिक युग की मीरा किसको कहते हैं? महादेव वर्मा को। और हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी किसको कहा जाता है? तो महादेव वर्मा को ही कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, डैश पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है। तो भाई पानी की धारा क्या है? तो भाषा पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा? मैथिली शरण गुप्त जी का कृष्ण काव्य कौन सा है? तो भाई द्वापर है, सिद्धराज है, नहुस है या चंद्रहास है? तो भाई द्वापर रहेगा। ठीक है, कृष्ण काव्य है द्वापर मैथिली शरण गुप्त का, 1936 में प्रकाशित हुआ था। और इसमें मैथिली शरण गुप्त ने भगवान श्री कृष्ण के चित्रों उद्घाटन द्वारा मानवता का आदर्श उपस्थित किया है। काफी महत्वपूर्ण है भाई द्वापर रचना। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? रामानंद, शंकराचार्य, रामानुज या वल्लभाचार्य। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी रहेंगे भी। और पुष्टि मार्गी भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। और सिद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? ये भी वल्लभाचार्य थे। और रामावत संप्रदाय के संस्थापक रामानंद थे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? निर्गुण भक्ति धारा का कवि इसमें से कौन है? नानक है, जायसी है, मीरा या कबीर? तो भाई मीराबाई जो है निर्गुण भक्ति धारा की कवित्री नहीं है, बल्कि कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री है। और मीराबाई ने कृष्ण की उपासना आप सभी को पता है प्रीतम या पति के रूप में की है। और मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा रही है भाई। ठीक है, तो इस की है। ठीक है, तो प्लीज़ उन प्लेलिस्टों को भी देखो। ठीक है, जो चैप्टर वाइज सीरीज की प्लेलिस्ट मैंने आपके पास शेयर की है वो आपके पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ उस प्लेलिस्ट को ज़रूर से ज़रूर देखें भाई। ठीक है, तो देखते हैं 770 तक क्वेश्चन हो गए थे। 771 का क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो मिश्र बंधु जी की नहीं है? तो देखते हैं कौन सी रचना है। बूंदी बारिश, भारत विनय, पुष्पांजलि या पृथ्वी कल्प? तो मिश्र बंधुओं द्वारा वे बूंदी बारिश भी रचित है, भारत विनय भी है, पुष्पांजलि भी है, लेकिन पृथ्वी कल्प ये मिश्र बंधु जी की रचना नहीं है। ठीक है, ये मिश्र बंधुओं द्वारा रचित रचना नहीं है। पृथ्वी कल्प के रचनाकार कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। कौन है भाई? गिरिजा कुमार माथुर रहेंगे। ठीक है, और इनकी और रचनाएं हैं मंजीर, गिरिजा कुमार माथुर की मंजीर हो गया,
नाश और निर्माण, ठीक है, नाश और निर्माण हो गया भाई। धूप के धान, ठीक है, धूप के धान। शिलापंख चमकीले, शिलापंख चमकीले, ये सभी भाई गिरजा कुमार माथुर जी की काव्य कृतियां रहेंगी और काफी महत्वपूर्ण है ये। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिष ग्रंथ खेटू कोतुकम के रचयिता कौन है? ठीक है, खेटू कोतुकम क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है, ये आपको ध्यान रखना है। हमें पूछा है वही इसके रचयिता कौन है, तो सेनापति है, मतीराम है, बिहारी है या रहीम है? तो भाई खेट कोतुकम के रचनाकार कौन है? रहीम जी रहेंगे। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और रहीम दास का मूल नाम काफी बार पेपर में पूछा गया है, तो मूल नाम क्या है? अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना, खान खाना, ये रहीम जी का मूल नाम है। और रहीम दास ने भी संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में खेट कौतुकम जातकम की भी एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और रहीम जी की प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी है? दोहावली, नगर शोभा, ठीक है, श्रृंगार सोरठा है, मदनाष्टक है, बरवे नायिका भेद है। ठीक है, बरवे नायिका भेद, ये इनकी ही रचना है रहीम जी की। अगला क्वेश्चन है, गीत फरोज किसकी रचना है? तो गीत फरोज किसकी रचना? भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध केदारनाथ अग्रवाल या भगवती चरण वर्मा की? तो गीत फरोज भाई भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। और भवानी प्रसाद मिश्र जी को सहजता का कवि कहा जाता है, काफ़ी बार पेपर में पूछा भी गया है। छोटे छोटे फैक्ट आपको ये अच्छी प्रकार से कहीं पर नोट कर लेना, बाद में आपका पेपर हो जब रिवाइज कर लेना इनको। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है, याद रखना है। और उदय प्रकाश ने, ठीक है, उदय प्रकाश जो है इन्होंने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है। ठीक है, पूछा जाता है कविता का गांधी किसको कहा जाता है? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी को कहा जाता है। और किसने कहा? तो उदय प्रकाश ने कहा है। और भवानी प्रसाद ने अपने आप को क्या कहा है? गांधी का बेटा कहा है, गांधी का बेटा। पूछा जा सकता है गांधी का बेटा भवानी प्रसाद मिश्र को किसने कहा है? ऑप्शन में दे देंगे, लेकिन आप ये सोचोगे पता नहीं किसने कह रखे, लेकिन भवानी प्रसाद मिश्र ने ही अपने आप को गांधी का बेटा कहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक रचना ब्रज भाषा में है? तो कौन सी एक रचना ब्रज भाषा में है? ठीक है, ये आपको बताना है। ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, चोखे चौबते या रस कलश? जो रस कलश है, ठीक है, ये क्या है? ब्रज भाषा में रचित एक रीति ग्रंथ है। क्या है? एक रीति ग्रंथ है भाई। ठीक है, और 1931 में ये प्रकाशित हुआ था। बाकी ये सभी, ठीक है, ब्रज भाषा में रचित नहीं है। और ये सारी की सारी रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी की रचनाएं हैं भाई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में सही विकल्प है? ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में सही विकल्प है वो हमें बताना है। तो भाई छायावादी कविताएं लिखी हैं, ठीक है, जो सही है वो बताना है। प्रिय प्रवास की रचना नहीं की। बालकोपयोगी साहित्य लिखा है, नहीं। खड़ी बोली का पुरस्कार किया है, ये बिल्कुल सही है महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली का पुरस्कार किया है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर? रायबरेली के दौलतपुर गांव में। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है। काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं ये, आपको ध्यान रखना है। पेपर में घुमा फिरा के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महावाणी किस संप्रदाय की रचना है? जो महावाणी है ये किस संप्रदाय की रचना है? अष्टचाप की, गौड़िये की, राधा वल्लभ की या निम्बार्क की? तो भाई महावाणी निम्बार्क संप्रदाय की रचना रहेंगी। और इसके रचनाकार कौन है? हरिव्यास देव जी हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ का विकल्प है। कटक और कटुक। तो कटक तो होता है भाई सेना, तो सेना भाई एक में ही दे रखा है ना। और कटुक होता है कड़वा, तो सही आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है,
डैश भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। ठीक है, तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और भाई 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 343 में वर्णित है कि संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी, और लिपि क्या होगी, देवनागरी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, और भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक, ठीक है, राजभाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और किसी भी बच्चे ने अगर मेरी वन शॉट हिंदी साहित्य रिवीजन की क्लास नहीं देखी तो जाकर देख लेना, मैंने उसमें अनुच्छेद काफ़ी अच्छी प्रकार से आपको समझा रखे हैं भी। अगला क्वेश्चन है, डैश शैली से देवनागरिक, बांग्ला, गुरुमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ है, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी या उत्तरी। तो अभी उत्तरी शैली से देवनागरी, बांग्ला, गुरुमुखी आदि लिपियों का क्या है, विकास हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। और जो ब्राह्मी लिपि है, तो ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4-5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा फिर गुप्त लिपि से 6ठी सदी में कुटिल लिपि का विकास, और कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ था, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुल्ला दाऊद जो 1770 ईस्वी की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है, यानी मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा की कृति कौन सी है पहली, ये आपको बताना है। तो भाई कौन सी है देखते हैं। चंदायन या लोरकहा, वीरांगना, पथिक या यशोधरा। तो भाई मुल्ला दाऊद की, ठीक है, चंदायन या लोरकहा अवधी भाषा की पहली कृति है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। चंदायन का ही दूसरा नाम लोर कथा भी कहा जाता है और कहा भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को भाई सूफिया प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि कहा है, ये आपको ध्यान रखना, पूछा भी जाता है। मुल्ला दाऊद को, ठीक है, सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि किसने कहा, तो किसने कहा भाई, राम कुमार वर्मा ने कहा है। ठीक है, और राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में भी संधि काल के अंतर्गत रखा, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, राम कुमार वर्मा ने, ठीक है, मुल्ला दाऊद को, ठीक है, अपने इतिहास ग्रंथ में, जो राम कुमार वर्मा जी का इतिहास ग्रंथ है उसमें संधि काल के अंतर्गत रखा है। कहाँ रखा है, संधि काल के अंतर्गत रखा है। अगला क्वेश्चन है, भाषा डैश पर आधारित है। तो भाषा भाई किस पर आधारित है, ये आपको बताना है। विकास पर, समाजवाद पर, वाक्य पर या सरलता पर। तो भाई भाषा जो है वाक्य पर आधारित है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और भाषा के भाई मुख्य 4 तत्व होते हैं। कौन कौन सा, ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है। तो क्या कहलाता है, किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मूल भाषा का यह भेद डैश आधारित है। क्या भी मूल भाषा का यह भेद डैश आधारित है। तो वैदिक है, इतिहास है, सामान्य है या व्यक्ति है। तो मूल भाषा का यह भेद इतिहास आधारित है। ठीक है, इतिहास पर आधारित है अपनी मूल भाषा का, ठीक है, भेद। तो आप सभी को पता, जो हिंदी भाषा का इतिहास है लगभग 1000 पुराना माना जाता है। ठीक है, 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। और मैंने ये जो मेरी क्लास मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है, मैं बार बार मैं कह रही हूँ, हिंदी साहित्य शॉर्ट रिवीजन के रूप में, शॉर्ट नोट है, वो रिवीजन है हिंदी साहित्य का। ठीक है, तो वो उसमें आप जाके देखोगे तो उसमें मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता रखा है। ठीक है, भारतीय आर्य भाषाओं का कालक्रम है वो 3 भागों में हमने बांटा है। कौन कौन सा भाग है, एक तो भाई प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। ठीक है, इसका समय कितना है, 2000 ईस्वी से 2000 ईसा पूर्व से 1000 नहीं, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, और मध्य भारतीय आर्य भाषा का 500 ईसा पूर्व से 1000, और आधुनिक आर्य भाषा का
आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का 1000 ईस्वी से अब तक भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद हमें बताना है। ठीक है, हरीश का, तो हरी प्लस में ईस, छोटी बड़ी हरीश। ठीक है, और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। जब ई क्या है, आपस में मिलके क्या है, दोनों बड़ी ई हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ए, ई और ऊ के पश्चात क्या भी ए, ई या ऊ के पश्चात, सॉरी छोटा ऊ है, छोटा ऊ है, इसके पश्चात ए या ई या ऊ स्वर आए तो ये सभी आपस में मिलकर क्या है, बड़े बन जाते हैं। जैसे आ, बड़ा ई, बड़ी ऊ। ठीक है, ये क्या है, बड़े बन जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, यह लिपि अक्षरात्मक लिपि है जबकि रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि है। तो देवनागरिक लिपि क्या है, अक्षरात्मक लिपि है, जबकि रोमन लिपि क्या है, वर्णात्मक लिपि रहेगी। बी आंसर ठीक है अपना। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एक अर्थी शब्द है। जीवन बीता हुआ भाग, जीवन का बीता हुआ भाग, तो अवस्था है, आशंका है, आयु है या अर्पण है। तो जीवन का बीता हुआ भाग अवस्था कहलाएगा भी। क्या कहलाएगा, अवस्था कहलाएगा। ठीक है, ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है। 10 है, 8 है, 50 है या 22 है। तो 22 भाषाएं शामिल है भैया, आपको ध्यान रखना है। और भारतीय संविधान के भाग 17 में, ठीक है, 17वें अनुच्छेद में 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है। मूल संविधान में कितनी, 14 भाषाएं थी। ठीक, कितनी थी भाई, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। फिर 21वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, कब हुआ था, 1967 ईस्वी में। इसमें भाई सिंधी को जोड़ा गया। ठीक है, फिर 15 हो गई भाई इनकी संख्या। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। फिर कोंकणी, ठीक है, कोंकणी भी कहते हैं, नेपाली, ठीक है, मणिपुरी आदि को सम्मिलित किया गया। फिर ये 18 हो गई भाई। ठीक है, फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ, 2003 में। तब बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। फिर ये 22 हो गई इनकी संख्या। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का विकल्प नहीं है। ठीक है, सजीव, नगव्य, श्रवणीय या पंचरत्न। तो जो श्रवणीय है ये क्या है, ये उपसर्ग से निर्मित नहीं है, बल्कि ये भाई प्रत्यय से निर्मित है। जैसे सब प्लस में अन्य। ठीक है, और मैंने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आपको पहले भी बता रखा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभक्त किया गया है। तो कितने कालों में विभक्त किया गया है भारतीय आर्य भाषा को, 4 में, 6 में, 2 में या 3 में। तो 3 कालों में विभक्त किया गया है। अभी मैंने पहले बताया था, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्य भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, ये 3 काल है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी अहिंदी लोगों के लिए उतनी ही विदेशी है जितनी हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी। यह शब्द किसके है। तो भाई ये शब्द किसके है, रामधारी सिंह दिनकर के, सुनीति कुमार चटर्जी के, सी राजगोपालाचारी के, नागा अर्जुन के। ये भाई हिंदी अहिंदी लोगों के लिए उतनी ही विदेशी है जितनी हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी। ये शब्द है सी राजगोपालाचार्य के। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जो डॉक्टर सुनीति जी हैं, ठीक है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार हिंदी भाषा को भारतीय जनता तथा संपूर्ण मानवता के लिए बहुत बड़ा उत्तरदायित्व संभालना है। ये आपको ध्यान रखना है, इनका कथन है। और रामधारी सिंह दिनकर को भाई समय सूर्य कहा जाता, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन दे के पूछ लिया जाएगा, अधैर्य का कवि किसको कहा जाता है, समय सूर्य कौन से कवि को कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है भाई वो, सिंह, उरग, शार्दुल, केसी, व्याग।
तो उरग है ये भाई सिंह का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये सांप का यानी सर्प का पर्यायवाची शब्द है। और सर्प के पर्यायवाची उरग के अकॉर्डिंग और भी है, जैसे अहि, भुजंग, विषधर, ठीक है, उरग तो हमने देख ही लिया, नाग, फणीधर, सांप और सर्प, भाई सर्प भी बोलते हैं इनको, ठीक है। और शेर के तो आपने देख लिया, शार्दुल, केसी, व्याघ, ठीक है। शार्दुल व्याघ हो गया, केसी हो गया, कहरी हो गया, ठीक है, केसरी हो गया, मृगराज हो गया, यही नहीं के हैं भाई सिंह के, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? जो पंजाबी भाषा है इसकी लिपि कौन सी है ये आपको बताना है। तो गुरुमुखी रहेगी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। और शारदा लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से हुई है। और गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद द्वारा विकसित लिपि है। किसके द्वारा विकसित है? गुरु अंगद के द्वारा, ठीक है, गुरु अंगद के द्वारा विकसित लिपि है, जो शारदा लिपि से विकसित हुई है। किससे हुई? ये शारदा लिपि से विकसित हुई है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, डैश शैली से तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है, ठीक है। तो दक्षिणी शैली से तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम है। क्षणिक, तो हमें क्षणिक का विलोम बताना है। क्षणिक का होता है शाश्वत, ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। और शोक का विलोम क्या है? हर्ष हो गया, ठीक है। अधम का उत्तम हो गया, निषेध का विधि हो गया भाई, ठीक है। आगे है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के लिए बहुवीर्य समास का विकल्प है। मुरलीधर, मुरलीधर, मुरली धारण करने वाला, मुरली धारण करने वाला मुरलीधर होता है भाई, ठीक है। ये बहुवीर्य समास का उदाहरण है। इसके अकॉर्डिंग भाई और भी है, जैसे नीलकंठ हो गया, नीला है कंठ जिसका, ठीक है। कौन भाई, कौन है जिसका नीला कंठ है? शिव है, ठीक है। चक्कर है, चक्र पाणी, चक्कर है पानी में जिसके, अर्थात कौन? विष्णु हो गया। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। तो सही संधि हमें पहचाननी है। देखते हैं, लोक प्लस में उपचार, या भी लोक प्लस में उपचार, तो लोकोपचार डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पे ए प्लस में उ मिलके क्या बन जाएंगे? ओ बन जाएंगे। और ये भी गुण संधि का उदाहरण रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, ठीक है, वो हमें बताना। तो जो समर्ग है ये क्या है? ये प्रत्यय से निर्मित नहीं है। मथानी में आनी प्रत्यय है, क्या है? आनी, ठीक है। मत क्या है? इसका मूल शब्द रहेगा। पंचायत में आयत है पीछे, पंच इसका मूल शब्द रहेगा भाई, ठीक है। और तंद्रिल में, जो तंद्रिल है इसमें भाई जो तंद्रा तो है इसका मूल शब्द, और इल इसमें प्रत्यय रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, कभुक हो यही रहिनी रहोगे, श्री रघुनाथ कृपाल, कृपा ते संत स्वभाव गहोगे। पंक्ति में कौन सा रस है? ठीक है, क्या भाई? कभुक हो यही रहिनी रहोगे, श्री रघुनाथ कृपाल, कृपा ते संत स्वभाव गहोगे। पंक्ति में कौन सा क्या भाई रस है? तो रस पूछा, इसमें क्या कौन सा रस है? करुण रस है? नहीं भाई। भयानक है? नहीं है। भक्ति है? नहीं भाई। शांत रस है। इसमें क्या है? शांत रस है, ये आपको ध्यान रखना है। और सर्वप्रथम आप सभी को पता है, आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का क्या किया था? विवेचन किया था, ठीक है। रस का विवेचन कहाँ पे हुआ था? सर्वप्रथम तो नाट्य शास्त्र में हुआ था। और नाट्य शास्त्र किसका ग्रंथ है? भरत मुनि का ग्रंथ है, भैया आपको ध्यान रखना है। और भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, भरत मुनि को ही, ठीक है। और आचार्य भरत मुनि ने केवल 8 रसों की ही चर्चा की है। कितने रस माने इन्होंने? 8 रस माने हैं। और नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ शांत को रस नहीं गिना जाता भाई। अगला क्वेश्चन है, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। पंक्ति में कौन सा रस है? तो कौन सा है? वीर है,
हास्य है, अद्भुत रस है, शांत रस है। भाई तो इसमें क्या है, हास्य रस है। इसको दोबारा से पढ़ के देखना, आपको अपने आप ही हंसी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, और ये अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। उपमा के अंगों में उल्ट फेर करने से, अर्थात उपमेय को उपमान के समान न कहकर उल्ट कर उपमान को ही उपमेय कहा जाता है, वह कौन सा अलंकार होता है? तो भाई वहाँ पे प्रदीप अलंकार होता है, आप सभी को पता है। और अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। ठीक है भाई, तो इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर से जरूर करें भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उसको भी ज्वाइन जरूर से जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।